तो इतिहास की किताबों के बारे में ना सबसे बोरिंग बात ये होती है कि वो हमेशा गुजरे हुए कल की बात करती हैं। बिल्कुल, मतलब हम उन साम्राज्यों के बारे में पढ़ते हैं जो सदियों पहले बने और फिर मिट्टी में मिल गए। बिल्कुल। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, मतलब सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है कि क्या हो अगर इतिहास अतीत की धूल भरी किताबों में नहीं, बल्कि आज अभी 2026 में हमारी आंखों के सामने लिखा जा रहा हो। और मजे की बात तो ये है कि आज हमारे डेस्क पर जो दस्तावेज रखे हैं ना, वो ठीक यही कर रहे हैं। हाँ, आज की इस विस्तृत चर्चा में हम किसी पुरानी कहानी को नहीं खंगाल रहे हैं। हमारे पास थिंक टैंक रिपोर्ट्स, सरकारी दस्तावेजों और कुछ रणनीतिक पत्रिकाओं का एक बहुत भारी स्टैक है। बहुत भारी। मतलब इसमें आईजीएसए, क्लॉज और तक्षशिला की रिपोर्ट से लेकर व्हाइट हाउस और भारतीय विदेश मंत्रालय के ताज़ा बयान भी शामिल हैं। और जब आप इन सभी को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो 2026 में भारत का एक बहुत ही आक्रामक और आत्मविश्वासी नई वैश्विक शक्ति के रूप में एक नया स्वरूप उभर कर आता है। सही कहा। और आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा मिशन भी यही समझना है कि कैसे एक देश एक ही समय में अपने व्यापार, अपनी सेना, अपनी कूटनीति और यहाँ तक कि अपने खाने पीने और संस्कृति को भी एक पूरी तरह नए सांचे में ढाल रहा है। बिल्कुल। जब हम इन अलग अलग टुकड़ों को जोड़ते हैं ना, चाहे वो नया सेमीकंडक्टर बजट हो या नौसेना के नए नियम, तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। इन सबके केंद्र में एक ही विचार काम कर रहा है, रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मतलब फैसले किसी महाशक्ति के दबाव में नहीं लिए जा रहे, बल्कि इस आधार पर लिए जा रहे हैं कि देश के लिए सबसे बेहतर क्या है। और देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत उस चीज से होती है जो किसी भी देश की असली रीढ़ होती है, यानी उसकी अर्थव्यवस्था। हाँ, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी तकनीक। ओआरएफ और कुछ अन्य स्रोतों ने एक बहुत बड़े डेवलपमेंट की तरफ इशारा किया है। यूरोपियन संघ यानी ईयू और भारत के बीच एक क्लीन एनर्जी और सीबीएम को लेकर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, एफटीए। अच्छा, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। बिल्कुल। तो सीबीएम यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, सुनने वालों के लिए इसे थोड़ा आसान कर देते हैं। यूरोपियन यूनियन ने ये नियम बनाया है कि अगर कोई देश उन्हें सामान बेचेगा और उस सामान को बनाने में बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हुआ है, तो यूरोप उस पर भारी टैक्स लगाएगा। जो कि विकासशील देशों के लिए एक बड़ा झटका था। हाँ, बड़ा झटका था। लेकिन इस मदर ऑफ ऑल डील्स में भारत ने अपने लिए खास लचीलापन या छूट हासिल कर ली है। और सिर्फ यूरोप ही नहीं, व्हाइट हाउस के दस्तावेज बताते हैं कि अमेरिकी प्रशासन ने भी भारत के साथ एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते का ऐलान किया है, जिसे उनके स्वर्ण युग का हिस्सा बताया जा रहा है। बिल्कुल, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारत के साथ जुड़ने के लिए बेताब हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक तरफ भारत दुनिया के लिए अपने बाजार खोल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पीआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2026-27 के केंद्रीय बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 1000 करोड़? हाँ, भारत ध्रुव 64 नाम का अपना स्वदेशी प्रोसेसर रोल आउट कर रहा है और इसके साथ ही शक्ति, अजीत, विक्रम, तेजस और धनुष जैसे प्रोसेसर्स पर भी तेजी से काम हो रहा है। तो मुझे यहाँ ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? मतलब विदेशी माइक्रोचिप्स पर निर्भर रहना वैसा ही है जैसे अपना एक बहुत विशाल और सुरक्षित किला बनाना, लेकिन उस किले के मुख्य दरवाजे की चाबियां वो किसी पड़ोसी के हाथ में दे देना। हाँ, जब उनका मन करेगा वो दरवाजा लॉक कर देंगे। एकदम सही। तो एक तरफ हम यूरोप और अमेरिका के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ चिप्स के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं। तो क्या ये एक ही समय में दो अलग-अलग दिशाओं में चलने वाली बात नहीं हो गई? देखिए, बाहर से देखने पर ये अजीब लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे की इंजीनियरिंग और अर्थशास्त्र को समझे ना, तो ये विरोधाभास बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हाँ, ये जो ध्रुव 64 प्रोसेसर है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ओपन सोर्स रिस्क वी आर्किटेक्चर पर आधारित है। अब इसका मतलब क्या है? पहले के समय में अगर आपको कोई माइक्रोचिप बनानी होती थी, तो आपको विदेशी कंपनियों को एक बहुत भारी लाइसेंस फीस देनी पड़ती थी। आप चिप बना रहे हैं, लेकिन उसका डिजाइन, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या आईपी किसी और का है। तो हर चिप के साथ पैसा बाहर जा रहा था? बिल्कुल।
ओपन सोर्स रिस्क वी का इस्तेमाल करके भारत ने वो लाइसेंस लागत पूरी तरह खत्म कर दी है। ओहो, मतलब हमने सिर्फ फैक्ट्री नहीं लगाई है, हमने उस चिप का ब्लूप्रिंट भी अपना बना लिया है। सटीक बात। आज के समय में हर चीज, मतलब फ्रिज से लेके फाइटर जेट तक, सब कुछ माइक्रोचिप्स पे चलता है। अगर संकट के समय किसी विदेशी देश ने अपनी चिप्स की सप्लाई रोक दी तो पूरा देश रुक जाएगा। तो ये सप्लाई चेन को सुरक्षित करने की एक बहुत सोची समझी रणनीति है। आप दुनिया के साथ व्यापार कीजिए, मदर ऑफ ऑल डील साइन कीजिए, लेकिन जो आपकी डिजिटल और औद्योगिक रीढ़ है ना, उसका कंट्रोल पूरी तरह आपके हाथ में होना चाहिए। ये समझ में आता है। लेकिन अगर हम उस विशाल किले और व्यापार की बात कर रहे हैं, तो उन व्यापारिक रास्तों और सप्लाई चेन की सुरक्षा कौन करेगा? यहीं पर बात अर्थशास्त्र से निकल कर ना सेना और नई सैन्य वास्तविकता की तरफ मुड़ जाती है। बिल्कुल। आईडीएसए की रिपोर्ट में जिक्र है कि दिसंबर 2025 में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारतीय समुद्री सिद्धांत 2025 या आईएमडी 25 जारी किया। हाँ, जो कि 16 साल के लंबे अंतराल के बाद आया है। 16 साल, और ये सिर्फ एक कागजी दस्तावेज नहीं है, ये युद्ध को देखने का पूरा नजरिया बदल रहा है। और इस दस्तावेज का सबसे अहम हिस्सा पता है क्या है? नो वॉर नो पीस की स्थिति को आधिकारिक तौर पर स्वीकार करना। नो वॉर नो पीस, ये बिल्कुल कार के डैशबोर्ड पर जलती हुई उस चेक इंजन लाइट की तरह है ना। वो कैसे? मतलब देखिए, गाड़ी चल रही है, रुकी नहीं है, धुआं भी नहीं निकल रहा है, लेकिन आपको पता है कि अंदर कुछ खराब है, और अगर ध्यान नहीं दिया तो इंजन कभी भी सीज हो सकता है। कोई स्पष्ट युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन शांति भी कहीं नहीं है। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। इसे सैन्य भाषा में ग्रे जोन ऑपरेशंस और हाइब्रिड वॉरफेयर कहा जाता है। दुश्मन सेना लेकर सीमा पर खड़ा नहीं है, लेकिन वो साइबर हमले कर रहा है, व्यापारिक जहाजों पर छद्म हमले करवा रहा है, या फिर प्रोपेगेंडा फैला रहा है। यानी युद्ध का तरीका बदल गया है। बिल्कुल। और इसी चेक इंजन लाइट वाली स्थिति से निपटने के लिए नौसेना ने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस या एमडीओ को अपनाया है। अब युद्ध केवल जमीन, समुद्र या हवा में नहीं होगा, अंतरिक्ष, साइबर स्पेस और कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन? हाँ, यानी लोगों के दिमाग और विचारों में भी युद्ध लड़ा जा रहा है, जिसमें एआई और मशीन लर्निंग का सीधा इस्तेमाल हो रहा है। युद्ध के सिद्धांतों में खुफिया जानकारी को बहुत गहराई से शामिल किया गया है। और शायद इसीलिए भारत की भूमिका भी बदल रही है। मतलब एक समय था जब भारत को हिंद महासागर में सिर्फ एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहा जाता था, एक ऐसा पुलिस वाला जो सिर्फ गश्त लगाता है। हाँ। लेकिन अब इस नए सिद्धांत में शब्दों का चुनाव देखिए। प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर, यानी पसंदीदा सुरक्षा भागीदार, और फर्स्ट रिस्पॉन्डर, मतलब हम अपनी मर्जी थोपेंगे नहीं, लेकिन जब कोई संकट आएगा तो सबसे पहले हमारी ही मदद ली जाएगी। लेकिन इन कागजी सिद्धांतों से कहीं ज्यादा बड़ी और ध्यान खींचने वाली चीज तो जमीन पर हुई है। अब पहलगाम स्ट्राइक्स की बात कर रही है ना? बिल्कुल। ओपन मैगजीन की एक रिपोर्ट पहलगाम स्ट्राइक्स 2025 का विस्तार से जिक्र करती है। पहलगाम में हुए एक भयानक अत्याचार के जवाब में भारत ने पाकिस्तान पर एक सीमित युद्ध या लिमिटेड वॉर के रूप में सीधा सैन्य अभियान चला दिया। मुझे यहाँ थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि ये पॉइंट ना सबसे ज्यादा दिमाग घुमाने वाला है। दशकों से हमने यही पढ़ा है कि अगर दो देशों के पास परमाणु हथियार हैं तो उनके बीच पारंपरिक युद्ध नहीं हो सकता। हाँ, न्यूक्लियर ओवरहैंग की थ्योरी। हाँ, इसे परमाणु मिथक कहा जाता था। दुनिया भर के विशेषज्ञ यही मानते थे कि अगर आपने एक गोली भी चलाई तो बात परमाणु बम तक पहुंच जाएगी, इसलिए दोनों पक्ष चुप रहेंगे और आतंकवाद चलता रहेगा। तो क्या 2025 की इन पहलगाम स्ट्राइक्स ने उस पूरी थ्योरी को, उस परमाणु ब्लैकमेल को हमेशा के लिए कचरे के डिब्बे में डाल दिया है? देखिए, इस मिथक के टूटने का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या MAD का डर हमेशा से काम करता था। दुश्मन देश इसी डर का फायदा उठाकर ग्रे जोन में लगातार छोटे छोटे हमले करता था, ये सोचकर कि भारत परमाणु युद्ध के डर से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करेगा। वो हमारी सहनशीलता का टेस्ट ले रहे थे। बिल्कुल। लेकिन पहलगाम स्ट्राइक्स ने उस लाइन को पार कर दिया। भारत ने ये स्पष्ट संदेश दिया कि हम परमाणु ब्लैकमेल से डरकर अपने नागरिकों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एक पारंपरिक आक्रामक सैन्य कार्रवाई करेंगे
और उस कार्रवाई को एक निश्चित सीमा तक ही रखेंगे। मतलब हमने ये साबित कर दिया कि एक लिमिटेड वॉर के लिए जगह मौजूद है। हाँ, और IMD 25 का नया सिद्धांत और पहलगाम की घटना ये कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये दिखाती हैं कि भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करता। अगर लाल रेखा पार हुई तो कार्रवाई स्पष्ट, तेज और आक्रामक होगी। अब जरा सोचिए, एक देश जिसके पास अपनी खुद की डिजाइन की हुई तकनीक है, एक विशाल अर्थव्यवस्था है और एक ऐसी सेना है जो परमाणु ब्लैकमेल से नहीं डरती। जब इतना आत्मविश्वास आ जाता है ना, तो आपको दुनिया के गुटों में बंटने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने फैसले खुद लेते हैं। और यही हमें आज की इस चर्चा के तीसरे और सबसे पेचीदा हिस्से की ओर ले जाता है, कूटनीति। हाँ, कूटनीति। क्लॉज की रिपोर्ट भारत की इस कूटनीतिक यात्रा को बहुत ही दिलचस्प तरीके से समझाती है। 1947 और 1955 के बांडुंग सम्मेलन के दौर का जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, जिसे हम NAM कहते थे। हाँ, जहाँ हम कहते थे कि हम किसी गुट में नहीं हैं। बिल्कुल, वो आज की मल्टी अलाइनमेंट या रणनीतिक स्वायत्तता में बदल चुका है। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? फर्क ये है कि गुटनिरपेक्षता एक तरह से रक्षात्मक नीति थी कि हम आपसे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन मल्टी अलाइनमेंट आक्रामक है कि हम सभी के साथ जुड़ेंगे लेकिन अपनी शर्तों पर। इसका सबसे बेहतरीन और जटिल उदाहरण तक्षशिला के रिपोर्ट में मिलता है, जहां पश्चिम एशिया के संघर्ष में भारत के रुख को डिकोड किया गया है। सर, वो कूटनीति सच में किसी को भी हैरान कर सकती है। मतलब इसे सुनिए, ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई का जब निधन होता है तो शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत अपने किसी बड़े कैबिनेट मंत्री को नहीं भेजता, एक जूनियर अधिकारी को भेजा जाता है, वो भी पूरे 4 दिन बाद। एक तरफ ये देरी, हाँ, एक तरफ ये देरी और दूसरी तरफ जब अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला करते हैं तो भारत की तरफ से निंदा का एक शब्द नहीं आता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब ईरान जवाबी हमला करता है तो भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में उस प्रस्ताव को को-स्पॉन्सर करता है जो ईरान के खिलाफ था। अब आप इस पैटर्न को ध्यान से देखिए। इसमें भावनाएं नहीं है, इसमें सिर्फ राष्ट्रीय हित है। भारत का पश्चिमी एशिया में बहुत बड़ा प्रवासी समुदाय रहता है, वहां से ऊर्जा का आयात होता है और नए व्यापारिक रास्ते बन रहे हैं। और एक विशाखापट्टनम कनेक्शन भी तो है जो इसी रिपोर्ट में सामने आया है। ये तो एकदम किसी जासूसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। हाँ, वो IRIS देना वाला मामला। बिल्कुल। ईरान का एक नौसैनिक जहाज IRIS देना डूब जाता है। नई दिल्ली की तरफ से गहरी चुप्पी छाई रहती है, कोई आधिकारिक बयान नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि वही जहाज कुछ ही समय पहले भारत के विशाखापट्टनम में एक मिलिट्री एक्सरसाइज करके वापस लौटा था। और इसी बीच हम चीन के साथ शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के मामलों पर अपनी पहली द्विपक्षीय बातचीत भी कर रहे हैं। इसी को रियल पॉलिटिक कहते हैं, जिसे विशुद्ध यथार्थवाद माना जाता है। लेकिन एक सवाल जो दिमाग में आता है, ये पूरी कूटनीति मुझे हवा में लटकी एक पतली रस्सी पर चलने जैसी लग रही है, जहां इंसान एक साथ 5 गेंदों से जगलिंग भी कर रहा है। अच्छा। हाँ, मतलब एक तरफ आप विशाखापट्टनम में ईरान के साथ दोस्ताना युद्धाभ्यास कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनका जहाज डूबने पे मौन धारण कर लेते हैं। तो क्या हम इस रणनीतिक स्वायत्तता के नाम पर सिर्फ अवसरवादिता नहीं दिखा रहे हैं? क्या ये अपनी सहूलियत के हिसाब से पाला बदलने का नया नाम नहीं है? देखिए, अवसरवादिता और कूटनीतिक संतुलन में ना एक बहुत बारीक फर्क होता है। अवसरवादिता में कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता, लेकिन यहाँ एक बहुत स्पष्ट सिद्धांत काम कर रहा है। भारत अपने वसुधैव कुटुंबकम के विचार को नहीं भूला है, लेकिन उसने ये साफ कर दिया है कि दुनिया के इस परिवार में भारत के नागरिकों का हित हमेशा टेबल पर सबसे ऊपर रखा जाएगा। पुरानी सरकारों में अक्सर कूटनीतिक फैसले वैश्विक आलोचना के डर से लिए जाते थे। 2026 के इस मॉडल में वैश्विक दबाव को किनारे रखकर सिर्फ ये देखा जा रहा है कि इस कदम से हमारी सप्लाई चेन, हमारी सुरक्षा और हमारी अर्थव्यवस्था को क्या फायदा होगा। ये एक बहुत ही हार्डकोर और व्यावहारिक अप्रोच है। मतलब सेना, व्यापार, FTA और ये तेज तरार कूटनीति, ये सब किसी भी देश की हार्ड पावर के हिस्से हैं। ये वो ताकत है जो आपको डरा सकती है या आपको व्यापार करने पर मजबूर कर सकती है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी रणनीति का एक चौथा पाया भी है, दुनिया के लोगों के दिमाग और दिलों पर कब्जा करना, जिसे हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। डिप्लोमेटिक्स पत्रिका में DPCI के संयुक्त निदेशक विराट बहारी का लेख इस पर बहुत गहरी रोशनी डालता है। हाँ, विराट बहारी ने एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने रखी है। उन्होंने कहा कि 1980 के दशक तक हमारे समाज पर एक औपनिवेशिक हैंगओवर था।
हमें अपनी ही संस्कृति, अपने पहनावे, अपने भाषा को लेकर दुनिया के सामने एक अजीब सी शर्मिंदगी महसूस होती थी। फिर 2000 का दशक आया, जहां भारत में एक नई सोच पनपी कि हमें बस अगला चीन बनना है, सस्ते सामान बनाओ और दुनिया को बेचो। लेकिन फिराट बाहरी कहते हैं कि अब वो मानसिकता टूट गई है। मतलब औपनिवेशिक हैंगओवर और चीन की नकल दोनों को पीछे छोड़ दिया गया है। भारत ने योग दिवस के जरिए दुनिया को बताया कि हमारी अपनी एक सभ्यतागत पहचान है। सही बात है। लेकिन इसमें जो सबसे दिलचस्प हिस्सा मुझे लगा वो है कृषि और भोजन कूटनीति। अक्सर ये माना जाता था कि अगर भारत को एक आधुनिक सुपर पावर बनना है तो हमें खेतों से बाहर निकलकर सिर्फ सिलिकॉन वैली और कारखानों की बात करनी चाहिए। कृषि को हमेशा एक पिछड़ेपन से जोड़कर देखा जाता था। और यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। इंडस फूड प्रदर्शनी ने इस पुरानी थ्योरी को पलट दिया है। पहले क्या होता था? भारतीय व्यापारी अपने मसालों और अनाजों के सैंपल लेकर खरीदारों की तलाश में यूरोप और अमेरिका के चक्कर काटते थे। हाँ। लेकिन अब ग्रेटर नोएडा में होने वाले इंडस फूड में एक रिवर्स ट्रेड मॉडल देखने को मिल रहा है। 8000 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार दुनिया भर से उड़कर भारत आते हैं, जहां 2000 से ज्यादा भारतीय एग्जिबिटर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अरे वाह! लेकिन मैं इसे कूटनीति के चश्मे से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। फूड फेस्ट तो दुनिया भर में होते हैं। स्रोतों में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि विदेशों में इंडियन रेस्टोरेंट के नाम पर जो नकली और बिना स्वाद का खाना मिलता है उसे बदलना होगा। बिल्कुल बदलना होगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी बहुत मशहूर और रूहानी गाने को किसी ऐसे कवर बैंड से सुन रहे हों जिसे सुर ताल का कोई ज्ञान ही ना हो। उन्होंने गाने की आत्मा ही मार दी हो। हमें अपनी कहानी खुद बतानी होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में एक फूड फेस्टिवल या कृषि निर्यात किसी देश की कूटनीति का हथियार बन सकता है, वैसे ही जैसे कोई नौसैनिक सिद्धांत होता है? इसे ऐसे समझिए, जब एक विदेशी खरीदार या कोई विदेशी नागरिक असली भारतीय स्वाद और संस्कृति का अनुभव करता है तो उसका नजरिया बदलता है। भोजन और पर्यटन, चाहे वो ताजमहल हो या कुंभ मेले की विशालता, ये लोगों को वैचारिक स्तर पर जोड़ते हैं। जब दुनिया भर के 8000 खरीदार भारत से वापस अपने देश जाते हैं तो वे सिर्फ मसाले नहीं ले जाते, वे एक आधुनिक, जीवंत और आत्मविश्वासी भारत की छवि अपने साथ ले जाते हैं। और कूटनीति में नियम है कि अगर किसी देश की आम जनता आपकी संस्कृति से प्यार करती है तो वहां की सरकार के लिए आपके खिलाफ कोई सख्त या दुश्मन जैसी नीति बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या बात है! हार्ड पावर अगर तलवार है ना, तो सॉफ्ट पावर वो ढाल है जो बिना लड़े ही सामने वाले का गुस्सा शांत कर देती है। तो आज के इस गहन विश्लेषण को अगर हम समेटें तो हमने एक पूरी तरह से नए भारत की वास्तुकला को डिकोड किया है। हमने शुरुआत की मदर ऑफ ऑल डील्स और चिप्स की सेमीकंडक्टर 2.0 रणनीति से, जहां एक तरफ दुनिया के लिए दरवाजे खुल रहे हैं तो दूसरी तरफ तकनीक की चाबी अपने पास रखी जा रही है। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि कैसे एडमिरल त्रिपाठी के नए सिद्धांत और पहलगांव की घटना ने परमाणु ब्लैकमेल के मिथक को चकनाचूर कर दिया, पश्चिमी एशिया की कूटनीति की उस रस्सी पर बिना गिरे चलने की कला को समझा, और अंत में जाना कि कैसे योग, असली भारतीय खाना और कुंभ जैसी सांस्कृतिक विरासत एक ऐसा सॉफ्ट पावर इंजन बन गई है जो इस पूरी आक्रामक नीति को दुनिया की नजरों में संतुलित कर रही है। सही कहा। 2026 का भारत अब प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, वो नियम बना रहा है। ये एक स्पष्ट संकेत है कि भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी नई जगह को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। बिल्कुल। लेकिन इस विस्तृत चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद उन्हें सोचने पर मजबूर कर दें। बताइए। इस पूरी तस्वीर को देखिए। भारत तेजी से अपना औपनिवेशिक हैंगओवर उतार चुका है। एक तरफ हमारे पास सेना और व्यापार की कठोर आक्रामक नीतियां हैं। हम नो वॉर नो पीस में उलझने को तैयार हैं। हम परमाणु मिथक को तोड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम दुनिया को अपनी वसुधैव कुटुंबकम वाली शांत, योग और भोजन वाली सौम्य छवि दिखा रहे हैं। तो सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात है कि जब भविष्य में भारत की ये बेहद कठोर और आक्रामक हार्ड पावर उसकी अपनी शांतिप्रिय वैश्विक परिवार वाली सॉफ्ट पावर की छवि से सीधे टकराएगी, तब क्या होगा? बहुत गहरा सवाल है। क्या दुनिया एक ऐसे वैश्विक परिवार के सदस्य को आसानी से स्वीकार कर पाएगी जिसके होठों पर शांति की बात है लेकिन हाथों में एक बहुत बड़ी और मजबूत रणनीतिक छड़ी है? इस टकराव के नतीजे क्या होंगे,
इस पर जरूर विचार करें। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने और भविष्य के इतिहास को डिकोड करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।